आप हमारी नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत कहे सब अच्छा है मगर आलमी मालियाती इदारे ना माने। एशियाई तरक्कियाती बैंक के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड बैंक ने रवा साल मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान जाहिर किया है। आज हम इस्लाहत कर रहे हैं, इसका आपको इंशाल्लाह 3 महीने 6 महीने के बाद इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तब्दीली सरकार वादा ना निभा सकी, अवाम को इस साल तो क्या अगले साल भी बुरा वक्त भुगतना होगा। आलमी बैंक ने बदतरीन हालात की पेशगोई कर दी। तब्दीली सरकार ने हुकूमत में आते ही पहले 100 दिन और फिर 6 माह में सब अच्छा करने का लॉलीपॉप दिया। साल होने को आ गया लेकिन हालात खराब से खराब तर हो गए। अब तो आलमी बैंक ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की शरह नमू जमीन पर और महंगाई आसमान पर आने वाली है। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू रवा माली साल 3.4% रहेगी और अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.7% तक महदूद होने का खदशा है, जबकि पाकिस्तान में मसनूआत की खपत भी कम होगी। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा बतदरीज होगा, लेकिन रवा माली साल सर्विसेज सेक्टर की नमू में 4.4% कमी का इम्कान है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ज़री और सनती शोबे की शरह नमू बड़ी हद तक कम रहेगी, जबकि हंगामी इस्लाहात हुई तो माली साल 2021 में मुआशी शरह नमू 4% तक बढ़ सकती है। हौसला रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। और नए पाकिस्तान में सिर्फ रुपया सस्ता, बाकी सब महंगा। महंगाई के सुनामी ने अवाम की चीखें निकलवा दी। रिलीफ के वादे हुए सराब। तकलीफ की वजह से अवाम पुराने पाकिस्तान को याद करने लगे। कहते हैं ये तो वो तब्दीली नहीं कि जिसका वादा था। कोई आटे दाल के भाव से परेशान तो कोई बिजली गैस के बिल देखकर हैरान। महंगाई के तूफान ने अवाम की चूल्हे हिला दी। हुकूमत ने आते ही गैस की कीमतों में 2 किस्तों में गैस 160% तक महंगी कर दी। बिजली की कीमत में भी 30 से 40% इजाफा कर दिया और तो और इलाज भी सस्ता न रहा, क्योंकि अद्वियात भी 400% तक महंगी कर दी गई है। यही नहीं, दाल, चावल, आटा और गरीब आवाम के इस्तेमाल की हर चीज की कीमतें बढ़ा दी गई। हुकूमत की आमद पर 127 रुपए में बिकने वाला डॉलर भी गुज़श्ता रोज 148 की इंतहाई हद को छू गया। सोने की कीमत भी 72,000 रुपए फी तोला की हद उबूर कर चुकी है। बड़ी महंगाई ने जहां आम शहरी के आंसू निकलवा दिए, वहीं दुकानदार भी आग बगोला नजर आते हैं। अब तो गाड़ियों में पेट्रोल भी सोच समझ कर डलवाया जाता है। रमजान शुरू होने में 1 माह बाकी है। रमजान कैसे गुजरेगा सोच सोच कर आवाम की हालत मजीद पतली होती जा रही है। और शहरियों ने महंगाई को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को महंगाई की चक्की में ना पीसे, रिलीफ देने की बजाय बोझ डाला जा रहा है। अवाम का इस बारे में मजीद क्या कहना है, आप भी देखिए। दिल्ली आई नहीं है, 300 रुपए किलो सेब मिल रहा है, 100 रुपए 150 रुपए किलो खरबूजा मिल रहा है। हर चीज़ तो महंगी लगी पड़ी है, मजबूरी से लेना पड़ता है। बच्चे को क्या करे। 4 साल पेट्रोल इमरान खान साहब धरना देते रहे हैं, 4 साल वहाँ पे कोई में पेट्रोल महंगा नहीं। वो 60 रुपए से 64 रुपए रहा है। अभी वही पेट्रोल 99 रुपए चला गया, 100 पे चला गया। रोज़ तो रोज़ ये महंगाई जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है और डीजल भी महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गए। हम लोग तो बिल्कुल हैरान है कि भाई ये किस तरह हुकूमत है। हम लोगों भी आवाम बल्कि सब आवाम पर इन लोगों ने जो है बस वो महंगाई का पहाड़ गिरा दिया। सबसे पहले तो बात ये है कि जो भी मरीज है वो पहले ही परेशान होता है और दवाई लेने जाता है, ऊपर से मेडिकल स्टोर वाले उसको परेशान करते हैं। वो उसने 8 दिन की दवाई लेनी है तो वो कहता है 3 दिन की दवाई दे दो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। पेट्रोल डलवाने जाता है तो वो कहता है पेट्रोल का रेट बढ़ गया। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह का कहना है कि विफाकी हुकूमत नाअहल है। महंगाई आसमान को छू रही है। कह रहे थे डॉलर्स की बारिश होगी। महंगाई पर बरहम रहने वाले खुद महंगाई के बादशाह बन गए। वो घोटकी में मोहम्मद बख्श मेहर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क जो है दिवालिये की तरफ जा रहा है। जब उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करे तो उसका असर क्या होगा। 300 कुछ अरब जो हैं इस साल में, आज अप्रैल है तो आज की डेट तक इनकी रिकवरियां कम हुई हैं कि बाहर से हमारे पास लोग आएंगे, डॉलरों की बारिश होगी। आपने देखा एक ढेला कोई यहाँ पे नहीं ला रहा। बाहर के इन्वेस्टर तो दूर की बात है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं,
उन्होंने भी अपना पैसा रोक लिया है इनकी पॉलिसीज को देखकर। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कौम महंगाई के सुनामी में डूब रही है, जबकि हुकूमत अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाने के लिए ड्रामे कर रही है। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वो हुकूमत है जिसको कोई समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या करना। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान से डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान हमें अगर जेलों से डराना चाहता है तो हमने जनरल मुशर्रफ का भी मुकाबला किया था। इमरान खान साहब इस वक्त ऊंची परवाज पे हैं, उन्हें जमीन पे आ जाना चाहिए। तेजी के साथ ये हुकूमत पिट रही है। और वफाकी वजीर कौमी सेहत आमिर महमूद कयानी कहते हैं डॉलर महंगा होने से अद्वियात की कीमतों में इजाफा वक्त की जरूरत था, लेकिन कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं पड़ने देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी बाकायदगी से डॉलर रेगुलरली 2001 के बाद वो चलता रहा, 60, 65, 85, फिर 104 और फिर इस तरह करते फिर 124, 138 इस तरह चलता था। ये रेट बढ़ाए गए जो कि इसका इम्पैक्ट हार्डशिप में 500 में आया। जो स्टेट की जो ने उनसे कमिटमेंट की है, अगर कोई कंपनी इसको उस लाइन को क्रॉस करेगी उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला भरपूर एक्शन होगा और हो रहा है। जबकि पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अद्वियात की कीमतें बढ़ने के हवाले से अनोखा दावा किया है। वो कहती हैं कि आम अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ उन अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है जो कि ऑपरेशन और इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं। आम मेडिसिन जो है ना उसकी कीमत नहीं बढ़ी, बड़ी उन मेडिसिन की कीमत है जो आपकी एसेंशियली आपको किसी ऑपरेशन के दौरान जरूरत होती है, इमरजेंसी के दौरान जरूरत होती है, उनकी बढ़ी है। अगर हमने सारे अपना पंजाब का बजट भी दे देना तो मेडिसिन की महंगाई से परेशान अवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और तोहफा। पेट्रोल, गैस, बिजली, डॉलर और सोने की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात की जानलेवा कीमतों से परेशान अवाम का गुजारा कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। न बिजली, न गैस, न पानी, अब तो है ये पूरे कराची की ही कहानी। पेट्रोल की कीमतों ने भी आसमान को छू लिया है। अवाम के साथ और तरह से जाती है, तब्दीली का नारा लगाने वाले भुगते हैं। अभी आगे मजीद जो होगा अवाम के सामने आएगा। महंगाई की दास्तान सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, सोने के चढ़ते भाव की वजह से खवातीन का सजना संवरना भी एक ख्वाब सा बनकर रह गया। 16 सिंगार अपनी जगह, खाने पीने के लिए चूल्हे में गैस भी मैसर नहीं। कहती हैं गैस की बंदिश के बायस खाना ठंडा खाना पड़ता है। गैस नहीं आता, जुमे वाले दिन भी हमारे घर खाना नहीं पका, कभी तंदूर से रोटी मंगाती हूँ, कभी कुछ। सारा दिन बहू चूल्हा जला के बैठी रहेगी, अम्मी आ ही नहीं रहा गैस, मैंने कहा नहीं पकाओ खाना। महंगाई से जहां अवाम का जीना दोबर हो गया, वहां अद्वियात के आसमान को छूते नर्क से मरीजों का जीना भी महाल है। कराची के अवाम का कहना है कि दौरे जदीद में हम पत्थर के दौर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। और वफाकी वजीर उमर अयूब ने मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल ना होने का दावा कर दिया है। वो कहते हैं कि मुल्क में बिजली की सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। इस वक्त पैदावार 17,100 मेगावाट जबकि डिमांड 17,000 मेगावाट से भी कम है। जबकि पेस्को जराए के मुताबिक केपी में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 4 से 8 जबकि देहात में 6 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO फराहम ना करते और इस केस का फैसला मेरिट पर आता तो आज मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले NRO को आइंदा आने वाले तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हिदायत की है कि अवाम को मीडिया के जरिए इस हकीकत से आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है और इसमें इमरान खान का ये कहना था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO फराहम ना करते और इस केस का फैसला मेरिट पर आता तो आज मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। और इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
FIA ने काबिले एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए। इंटरपोल ने हसन और हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। FIA ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन नवाज के रेड वारंट जारी करने के लिए इंटरपोल से राबिता किया था, लेकिन इंटरपोल ने FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंटरपोल का तहरीरी जवाब भी FIA को मौसूल हो गया। इंटरपोल ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुसैन और हसन नवाज सियासी शख्सियात हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए जा सकते। FIA हुकाम ने इंटरपोल के जवाब से वज़ारत दाखिला और आला हुकाम को आगाह कर दिया है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों को कल एहतसाब अदालत आने से रोक रखा है। कहते हैं कि ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूँ, हमें कानून के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, खुद को कानून के जरिए ही बेगुनाह साबित करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। इस मौके पर साबिक सदर ने कारकुनों को एहतसाब अदालत आने से रोक दिया है। कहते हैं कि ठंडे दिमाग से मुकदमात लड़ने का कायल हूँ। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अपोजिशन का किरदार सिर्फ हम अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में संजीदा नहीं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ही इसका खात्मा होना है। कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। तरमीम को कबूल करना, उसके खिलाफ साजिश करना जिस सतह पर भी हो, मैं समझता हूँ कि ये कौमी अमानत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और उनसे पूछना है कि वो कब हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। तब्दीलियाँ आई हैं इस मुल्क में, महंगाई बढ़ी है, कर्जे ज़्यादा हो गए हैं, गरीबों के मकानात बहुत ज़्यादा गिरा दिए गए हैं। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जारियत कर सकता है, जिसके लिए उसने मंसूबा तैयार कर लिया है। हमारे पास इसकी मुसद्दिका इत्तलात हैं। भारतीय कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान की जा सकती है। उनका कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसी एक और कार्रवाई भी कर सकता है। आलमी बरादरी खित्ते में अमन चाहती है तो खामोश ना रहे। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जारियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाक़या रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उनकी तंबीह करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया है, जिसमें भारत को किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहने की तंबीह की गई है और कहा गया है कि अगर भारत ने कोई भी जारियत की कोशिश भी की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई, जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासला भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा बहराम की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर कड़ी तनकीद। कहती हैं वज़ीर ख़ारजा ने कौम को खौफजदा करने की कोशिश की। उनके बयान में धमकी नहीं, बस इल्तिजा थी। वज़ीर आज़म का फर्ज है कि कौम को हक़ाइक़ बताएं और अपनी लफ्जी गोलाबारी अपोजिशन के बजाय मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कौम को खौफजदा करने की ये कोशिश की है, खौफजदा करने का पैगाम दिया है कि भारत दूसरा हमला करने की तैयारी में है। कौम खौफजदा होने वाली कौम नहीं है, ये पार्टी खौफजदा होने वाली पार्टी नहीं है। ये वो कौम है जिसको शहीद भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल कश्मीर पर जंग लड़ेंगे। मगर वज़ीर आज़म उस जलसे में अपनी तोपों का रुख मोदी के बजाय अपने हमवतनों पर, अपनी धमकियों का रुख मोदी और भारत के बजाय आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डालने की धमकियां दे रहे थे।
کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی 10 سے زائد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس 13 گھنٹے، کراچی ایکسپریس 4.5 گھنٹے، تیزگام 3 گھنٹے، جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس اور خیبر میل 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ قراقرم ایکسپریس 1 گھنٹہ، گرین لائن 1 گھنٹہ 15 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی 10 سے زائد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ اور پاکستان ریلوے کی جانب سے چلائی گئی جنا ایکسپریس سفید ہاتھی بن گئی مہنگی ترین ٹرین، پہلے دن سے ہی خسارے کی زد میں ہے۔ پہلے ہفتے ٹکٹیں فروخت قیمت میں 5 کروڑ 89 لاکھ 68 ہزار آمدنی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ ریلوے کو صرف 1 کروڑ 95 لاکھ 19 ہزار 500 روپے آمدنی ہوئی۔ پہلے ہفتے جنا ایکسپریس کو 3 کروڑ 95 لاکھ 19 ہزار 500 روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پاکستان کے سب سے بڑے لاہور ریلوے اسٹیشن پر برقی زینوں اور لفٹس کی عدم دستیابی ہے۔ معمر اور معذور افراد کا ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر جانا محال ہو گیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر میٹرو بس اسٹیشن کی طرح برقی زینے نصب کیے جائیں۔ اسی بارے میں ریحان طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ بے حد تعریف کرنا پڑتی ہے کہ بزرگوں اور معذور افراد کی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میٹرو بس کے ہر اسٹیشن پر یہ ایلیویٹر نصب کیے گئے ہیں تاکہ بآسانی یہ بس تک کا سفر۔ اسٹیشنز پر لگے جدید ایلیویٹرز کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں پر معمر اور معذور افراد کو عزت دی جاتی ہے۔ میں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ اندر جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہاں پر اس احساس کو زندہ رکھا گیا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور۔ یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن پہنچا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن پہنچا ہے۔ کوئی معاشرہ کس قدر تہذیب یافتہ ہے اس بات کا اندازہ اس سفر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں اپنے بزرگوں اور معمر افراد کو کس قدر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے اس پیمانے پر ہم کس قدر پورا اترتے ہیں، آئیے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر کل 9 پلیٹ فارمز ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان 9 پلیٹ فارمز پر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے نہ تو ایلیویٹرز ہیں نہ ایسکیلیٹرز موجود ہیں، اور معذور افراد کو معمر افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، کسی سہارے کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے۔ اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ۔ جو بس میں تو ایلیویٹرز ہیں، لفٹس ہیں وہاں پہ، لیکن یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر لفٹ ریلوے اسٹیشن میں ہونا چاہیے نا یہ چیزیں معذور لوگوں کے لیے، اور تکلیف جن کو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے اتر سکتے، زیادہ لوگ بائی ایئر سفر نہیں کر سکتے، تو جو لوگ ٹرین پہ کرتے ہیں ان کے لیے بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ سوال یہ ہے کہ تخت لاہور پر ایک عرصے تک وہ جماعت براجمان رہی جس نے زندہ دلانے شہر کو میٹرو بس جیسے یادگار منصوبے دیے، مگر لاہور ریلوے اسٹیشن جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے اس پر نظر کرم کیوں نہ ہوئی؟ لفٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیا مشکل ہوتی ہے؟ یار چنگی بھلی مشکل ہے، میں تے دوائی واسطے جانی ہے مہینے پیچھے فیصلہ پا تے میں نے نہیں سمجھ تنگی ہوندی۔ لفٹ نہیں ہے، کیسے باتیں تو بعد کہتا ہے ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، سامنے آن کے دیکھے تو صحیح کیا حال ہے ادھر۔ حال یہ بھی ہے کہ ریلوے کو ترقی یافتہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید محض فیتے ہی کاٹتے رہیں گے یا وہ کام بھی کریں گے جو واقعی ہمیں ترقی یافتہ بناتے ہیں؟ کیمرامین عدنان علی اور کاشف بیگ کے ساتھ ریحان طارق، لاہور۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے کی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر بھی گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی قیادت سینٹ کام کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے کی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق اور ایک شہری زخمی ہو گیا۔ عینی شاہد کے مطابق گاڑی میں سوار 2 افراد نے فائرنگ کی، دونوں ملزم نشے میں دھت تھے۔ جاں بحق اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تفصیل جانیے دانیال سید کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار خالد سمیت شہری رمضان جاں بحق اور راہگیر سعید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے، جس کا فورنزک کیا جا رہا ہے۔ گاڑی سے شراب کی بوتلیں اور منشیات بھی ملی ہے۔ نشے کے اثر میں انٹاکسیکیٹڈ تھے یہ نوجوان، اور ان کی گاڑی ہماری تحویل میں ہے۔ تو پتہ یہ لگا ہے جو ابھی تک کی ہم نے تحقیق کی ہے کہ
इत्तेफाक से जो पहला टारगेट था इनका वो हमारा पुलिस कांस्टेबल था, अदरवाइज एनीवन कुड हैव डाइड बिकॉज वो तो बस रैंडमली जो आ रहा था उसको मार रहे थे। एनी शाहिद का कहना था कि मुल्जिमान ने बड़े इत्मीनान से फायरिंग की और गाड़ी लॉक करके फरार हो गए। दूसरी जानिब जांबाग पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी सिंध समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। आईजी सिंध ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया। जांबाग पुलिस एहलकार की तदफीन शिकारपुर में की जाएगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ दानियल सैयद, 24 न्यूज, कराची। कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 3 में शौहर ने छुरियों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम यूसुफ को गिरफ्तार करके लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाली 28 साला फरजाना 3 बच्चों की मां थी। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 3 में शौहर ने छुरियों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। अब आपको बताएं कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैत बन गए हैं। लाहौर के इलाके कोट लखपत में डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने साथी के साथ मिलकर डकैती की और रंगे हाथों पकड़ा गया। मज़ाहमत पर डॉल्फिन एहलकार ने फायरिंग करके शहरी को भी जख्मी कर दिया। तो आपको खबर दे रहे हैं कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार अब डकैत बन गए हैं। लाहौर के इलाके कोट लखपत में ये कार्रवाई देखने में आई जबकि ये रंगे हाथों पकड़े गए। और अब बात करेंगे मौसम की। मलिका कोहसार मरी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिश के बाद ने मौसम का मजा दोबाला कर दिया। मरी में मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश के बाद सर्द हवाओं ने मौसम का मजा भी दोबाला कर दिया है। बड़ी तादाद में सयाह मलिका कोहसार मरी पहुंचे हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद में रंगारंग जश्न बहारा का मेला सज गया। शहर की मुअत्तर फिजाओं ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। रुजीना अली की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहार को खुशामदीद कहने के लिए जश्न बहारा का मेला सजाया गया। मेले में 100 से ज्यादा फूलों की इकसाम की खूबसूरत नुमाइश की गई। फूलों की इस नुमाइश ने हर तरफ रंग बिखेर दिए। फूलों को देख के काफी अच्छा महसूस हो रहा है, जरा फ्रेश हो रहे हैं हम लोग और आंखों को अच्छा लग रहा है। फूलों को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनकी खुशबू जो है दिल को बहुत अच्छा लुभा रही है। तो अच्छा है, इंफॉर्मेटिव भी है ये और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है इससे। नुमाइश में रखे खूबसूरत और रंगारंग फूलों के साथ बच्चे भी महकते और चहकते रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बहुत रंग बिरंगे फूल हैं और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। शहरी इक्तदार के बासियों ने छुट्टी का दिन फूलों के साथ गुजार कर खूब मजे किए। शहरियों का कहना था फूल जिंदगी में खुशियों का रंग बिखेर देते हैं और इनकी खुशबू अलग ही सुकून देती है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और अहम खबर आपको दें कि सऊदी अरब के मशरकी सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया है। जराए के मुताबिक उनमें से 3 के नाम सऊदी अरब को मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मशरकी सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद राहील राशिद शेख की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में नाम नेहाद के दौरान राहील राशिद शेख को शहीद किया था। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। हमारे साथ ही रहिए।